सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपके लिए टारगेट पत्रिका से एक टारगेट पत्रिका लेके आया हूँ और इस टारगेट पत्रिका के हर एक टॉपिक को हम टॉपिक बाय टॉपिक, क्लास बाय क्लास करके कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति को हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कृषि वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, तो कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, विलियम जे.एस. गॉड थे। ठीक है, हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कृषि वैज्ञानिक विलियम जे.एस. गॉड थे। ठीक है, हरित क्रांति के पिता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारतीय हरित क्रांति के जन्म पिता प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु किया जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि हरित क्रांति भारत में खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1965 से 1966 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गेहूं एवं चावल की फसलों में से जिस अभियान का प्रारंभ हुआ वही आगे चलकर हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, हरित क्रांति कहा गया। तो यहाँ पे एक नोट्स बना के लिखा है कि नोट्स पढ़ लेते हैं कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का लक्षित विकास दर 4%। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन का 7 गुना, चावल 5 गुना वृद्धि हुआ। गेहूं उत्पादन का 7 गुना में वृद्धि हुआ और चावल के उत्पादन में 5 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, उत्पादन में चीन के बाद सेकंड, किंतु खाद्यान्न भंडारण में पहले स्थान पर भारत है। गरीबों की संख्या 29.5% तथा सर्वाधिक कुपोषित जनसंख्या भारत में ही मौजूद है। ठीक है, दलहन सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व आयातक देश है भारत। ठीक है, और चावल निर्यातक में पहला स्थान है। और क्या कहता है कि बढ़ता बागवानी उत्पादन कितना होता है? बढ़ता बागवानी उत्पादन 277.4 मीट्रिक टन होता है। 277.4 मीट्रिक टन होता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक फसलों का भी भारत में प्रबंधन है। ट्रांसजेनिक फसलों का भी भारत में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इधर आइए देखते हैं इधर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में नई कृषि नीति 2000 में आई थी। भारत में नई कृषि नीति 2000 में आई। ठीक है, तो भारत की नई कृषि नीति 2000 में इसी चुनौती को ध्यान में रखकर इंद्रधनुषीय क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति पर जोर दिया गया। देखिए कि भारत की नई कृषि नीति 2000 ईस्वी में इसी चुनौती को ध्यान में रखकर इंद्रधनुषीय क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति कहा गया पर जोर दिया गया और कृषि विकास दर की लक्ष्य 4% रखकर उदारीकरण के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाया गया। ठीक है, और भारत के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में द्वितीय हरित क्रांति में अधिक जोर तिलहन, दलहन और सहित सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन पर समान महत्व है। ठीक है, और जैविक खेती एवं संविदा आधारित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पंजाब था। जैसे देखिए, जैविक खेती एवं संविदा आधारित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पंजाब था। ठीक है, खाद्यान्न प्रदेश किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम कौन था? तो प्रथम राज्य था आपका पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर कहा जाए कि जो है उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। ठीक है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का 7 गुना जबकि चावल का 5 गुना बढ़ा था। ठीक है, हरित क्रांति का लाभ विशेष क्षेत्रों एवं बड़े किसानों तक सीमित था। हरित क्रांति का लाभ विशेष क्षेत्रों एवं बड़े किसानों तक सीमित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ दिया है कि कृषि उत्पादक की रैंक है, कृषि उत्पादन की रैंक है। ठीक है, कृषि उत्पादन की रैंक देख लेते हैं। तो कृषि उत्पादन की रैंक में देख लेते हैं कि फसल में अगर गेहूं की बात की जाए तो विश्व में पहले स्थान विश्व में चीन है। ठीक है, और अगर भारत में देखा जाए तो गेहूं के लिए तो उत्तर प्रदेश है। अगर विश्व में कहा जाए तो चाइना है, भारत में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। गेहूं के उत्पादन में विश्व में कहा जाए तो चाइना है और गेहूं के उत्पादन में भारत में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब चावल में देखते हैं तो विश्व में चीन है। चावल में विश्व में चीन है। देखिए, गेहूं और चावल में
सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो चाइना है, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और चावल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे देखते हैं, दलहन में सब सर्वाधिक है, दलहन में विश्व में सर्वाधिक भारत है, ठीक है। और दलहन में भारत में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। चाय में सर्वाधिक विश्व में चीन है, और चाय में भारत में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक है असम में, ठीक है। अगर चीनी के उत्पादन में पूछा जाए तो विश्व में सर्वाधिक ब्राज़ील में उगता है, और चीनी जो है, चीनी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। दूध का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है विश्व में? तो भारत में होता है, और भारत में कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंथॉल का उत्पादन भारत में, मेंथॉल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो भारत में होता है। और मेंथॉल का उत्पादन भारत में कहाँ होता है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। मक्का का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, मक्का का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, और मक्का का भारत में सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, कॉफ़ी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और कॉफ़ी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चाइना में होता है, तंबाकू का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चाइना में होता है, तो तंबाकू का भारत में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक। कपास क्या है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चाइना में होता है, और कपास का भारत में सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। अगर मसाले का पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तो भारत में होता है, ठीक है। और मसाले का सर्वाधिक उत्पादन भारत किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, ठीक है। मसालों की रानी आपको इलायची कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन में होता है, और रेशम का भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका वो होता है कर्नाटक में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कृषि की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों को देख लेते हैं। क्योंकि क्रांति, एक तरफ क्रांति लिखी है तो दूसरी तरफ लिखे हैं उनके संबंधित क्षेत्र। एक तरफ लिखी है कृषि की क्रांतियाँ, दूसरी तरफ लिखा है उनसे संबंधित क्षेत्र। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जो है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि है। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। अमृत क्रांति क्या है? तो अमृत क्रांति आपका है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है। अगर पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति आपकी हो जाएगी तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति हो जाएगी आपकी तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति की बात करें, भूरी क्रांति आपको हो जाएगा ऊर्जा एवं खाद्य, ऊर्जा या खाद्य होता है। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो ऊर्जा एवं खाद्य से होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा और मछली उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से होता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है द्वितीय हरित क्रांति से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए तो ये द्वितीय हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर एवं मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर एवं मांस उत्पादन से। अगर सुनहरी क्रांति का संबंध पूछा जाए, सुनहरी क्रांति का संबंध आपका बागवानी उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें कहाँ तक पढ़ लिए थे? चलिए, हरित क्रांति का लाभ विशेष क्षेत्रों एवं बड़े किसानों तक सीमित रहा, ठीक है। अब यहाँ पे है सर्वसमावेशी एवं पोषणीय मॉडल के अभाव से मृदा अम्लीयता एवं भूगर्भिक जल संकट ने समस्या मतलब घटता उत्पादन अवश्य बढ़ाई, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि रोचक है कि इस नीति में जैविक खेती, रोचक है कि इस नीति में जैविक खेती सर्वप्रथम पंजाब में प्रारंभ एवं जैव रसायन को अपनाने पर जोर दिया गया। इंद्रधनुषी क्रांति द्वारा अब पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सभी प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन पर समान जोर दिया जा रहा है, ठीक। इधर कृषि में घटती सब्सिडी, कृषि बीमा एवं बाजार का अभाव, बढ़ते नगरीकरण से घटता कृषि क्षेत्र, 54 लाख हेक्टेयर भूमि एवं 8% अनाज की कमी, सरकार का भू अधिग्रहण नीति, बढ़ते प्राकृतिक प्रकोप ने किसानों के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनका समाधान ढूंढना
अति आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ है कि कृषि के विशिष्ट प्रकारों को देख लेते हैं। तो लगे हाथ कृषि के विशिष्ट प्रकारों को भी देख लेते हैं। तो विटीकल्चर जो है अंगूर उत्पादन करता है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन करता है। पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन करता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन करता है। हार्टिकल्चर बागवानी उत्पादन करता है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करता है। सिल्वीकल्चर आपका वनों का संरक्षण करता है। सिल्वीकल्चर आपका वनों का संरक्षण करता है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती करता है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती करता है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों को उत्पादन करता है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों को उत्पादन करता है। ओलियोकल्चर जैतून का उत्पादन करता है। ओलियोकल्चर ओलियकल्चर ओलियकल्चर किसका उत्पादन करता है? जैतून का उत्पादन करता है। वर्मी कल्चर किसे कहा जाए तो वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन होता है। मोरीकल्चर शहतूत उत्पादन में होता है। मोरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो शहतूत के उत्पादन को कहा जाता है। और टिश्यू कल्चर किसे कहा जाता है? तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है आपका उत्तम संवर्धन को कहा जाता है। टिश्यू कल्चर किसे कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है आपका उत्तम संवर्धन को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे, तो इसको भी देख लेते हैं। शब्द एवं चिन्ह है और शब्द एवं चिन्ह है, इनका प्रयोग किस विषय में होता है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इको मार्क जो है इसका चिन्ह होता है पर्यावरणीय शुद्धता। इको मार्क अगर कहीं लगा है तो उसका मतलब होता है पर्यावरणीय शुद्धता। एग मार्क का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न शुद्धता से है। एग मार्क का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न शुद्धता से है। रेड डाटा बुक की सूची किसके लिए बनाई जाती है? तो संकटग्रस्त जीवों के लिए। रेड डाटा बुक की सूची किसके द्वारा बनाई जाती है? संकटग्रस्त जीवों के लिए बनाई जाती है। ग्रीन डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है? तो प्रजाति की विविधता के लिए। ग्रीन डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है? तो प्रजाति विविधता के लिए बनाई जाती है। कार्बन 14 क्या है? जीवाश्म आयु का निर्धारण करती है। कार्बन 14 क्या है? जीवाश्म आयु का निर्धारण करती है। ठीक है, डॉप्सन किसकी इकाई है? डॉप्सन इकाई है ओजोन परत के मापने से। डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत के मापन की इकाई है डॉप्सन। ठीक है, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल इकाई है ध्वनि प्रदूषण के माप की। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल आपकी है ध्वनि प्रदूषण के माप की है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आनुवंशिकता का निर्धारण होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आनुवंशिकता का निर्धारण किया जाता है। लास्ट टॉपिक एक और पढ़ लेते हैं, तो प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियाँ। प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण एवं विधियाँ, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें है कि पेसमेकर इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन, धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। पेसमेकर इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन एवं धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ECG हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, EEG कहा जाता है कि EEG क्या है? ये फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है कि ECG का फुल फॉर्म क्या है, EEG का फुल फॉर्म क्या है। तो ECG का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और EEG का फुल फॉर्म पूछ ले तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। ठीक है, और ऑटो एनालाइजर क्या होता है? तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच की जाती है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच की जाती है। CT स्कैन क्या है? इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी विभाग में असमानता का पता लगाया जाता है। संपूर्ण शरीर के किसी विभाग में असमानता का पता लगाया जाता है। बायोप्सी क्या होता है? तो बायोप्सी आपका है जो कैंसर की जांच करने की विधि है। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी कैंसर जांच करने की विधि है। एलिसा टेस्ट क्या है? तो एड्स परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट क्या है? तो एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑटोप्सी क्या है? तो ऑटोप्सी जो है मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। ऑटोप्सी किसे कहते हैं? तो ऑटोप्सी कहते हैं तो पोस्टमार्टम होता है मृतक शरीर का, उसी को ऑटोप्सी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर वैक्सेक्टोमी की बात की जाए तो वैक्सेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो है जो नसबंदी होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगर जो पुरुषों की नसबंदी की बात की जाए तो उसे वैक्सेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको?
अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ही मुझे वो दिखेगा तो उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर मेरी जो है चैनल के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका निवारण करने में अगर मैं सक्षम हूँ तो ज़रूर से ज़रूर उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।